हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग सेट थ्योरी के प्रैक्टिस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। कल का बड़ा छोटा सा लेक्चर रहा है, जिसमें मैंने शायद 15 से 20 मिनट ही क्लास ले पाया था। चलिए, बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन है वो मैं आज कंप्लीट करता हूँ, मतलब इस लेक्चर में कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, तो सेट थ्योरी के जो आपके सामने 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और ये तीनों के तीनों थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है आपके। और ये तीनों के तीन क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे बेन डायग्राम से। वैसे बेन डायग्राम के अलावा भी इसे सॉल्व हो सकते हैं। आप लोगों ने अपने प्रीवियस ईयर 11th वगैरह में कुछ फॉर्मूला पढ़ा होगा, इस टाइप से कुछ फॉर्मूले पढ़े होंगे। जैसे कभी आपको दे दिया जाए नंबर ऑफ ए यूनियन बी में निकालना हो, तो इसके लिए पढ़ा होगा आप लोगों ने नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यहाँ पे ए और बी दोनों सेट हैं। ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन पढ़ा होगा नंबर ऑफ ए माइनस बी। तो नंबर ऑफ ए माइनस बी के लिए पढ़ा होगा आप लोगों ने नंबर ऑफ ए माइनस का नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस टाइप का भी पढ़ा हुआ आप लोगों ने नंबर ऑफ बी माइनस ए का। इसीलिए पढ़ा होगा नंबर ऑफ बी माइनस का नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एक टाइप का और पढ़ा होगा नंबर ऑफ ए डैश का। पढ़ा होगा अपन लोगों ने नंबर ऑफ यूनिवर्सल माइनस का नंबर ऑफ ए। इस टाइप से आप लोगों ने न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर मतलब क्लास 11th में पढ़ा होगा। तो उससे भी ये वाले क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उससे सॉल्व नहीं हो सकते हैं। आप चाहें तो उससे भी सॉल्व कर सकते हो, और आपको अगर उससे सॉल्व नहीं करना है तो इनका एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप इन क्वेश्चन को वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। अच्छा, वेन डायग्राम से कैसे किया जाता है जी अपन को समझना है। वेन डायग्राम से कैसे किया जाता है जी अपन को समझना है, तो थोड़ा सा वेन डायग्राम को समझ लेते हैं। मान लीजिए ये कोई एक यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर कोई दो सेट है, एक सेट ए है और एक सेट आपका बी है। थोड़ा समझना गौर से। इसके बाद हम यहाँ पे गौर करने वाले हैं, जो इन दोनों सेट में जो कॉमन वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं ए एंड बी। मतलब ए और बी का कॉमन भाग, कॉमन पार्ट, मतलब वो वाले एलिमेंट होते हैं जो ए और बी दोनों में हो। ठीक है, इसके बाद जे वाला जो पोर्शन है, जे वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन को बोला जाता है ओनली बी का पोर्शन। मतलब यहाँ पे ओनली बी वाला पोर्शन होगा, ना तो इसमें कॉमन से कोई मतलब होगा, ना ए से कोई मतलब होगा। और जे वाला जो पोर्शन है आपका, जे वाला जो पोर्शन है आपका, जे वाला पोर्शन कहलाता है आपका ओनली ए वाला पोर्शन। ओनली ए वाला पोर्शन, ये पोर्शन केवल और केवल ए का होता है। इसमें ना तो कॉमन से कोई मतलब होता है, ना बी वाले पार्ट से कोई मतलब होता है। चलिए, इतना क्लियर होगा। चलिए, अब इसके बाद अगर मैं इस पूरे पोर्शन को शेडेड कर दूं, शुरुआत से लेके लास्ट तक पूरा सब कुछ इंक्लूड कर दूं, तो ये वाला पोर्शन होता है, इस वाले पूरे पार्ट को, मतलब मैं पूरे वाले पार्ट की बात करता हूँ शुरुआत से लेके लास्ट तक, इस वाले पोर्शन को बोला जाता है ए और बी। मतलब वो पोर्शन जो या तो ए में हो या बी में हो। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें ए के भी एलिमेंट लिए जाते हैं, बी के भी एलिमेंट लिए जाते हैं, और जो कॉमन एलिमेंट है वो भी आता है। तो और का मतलब यहाँ पे ये है कि ए के भी एलिमेंट आएंगे, बी के एलिमेंट भी आएंगे, और जो कॉमन एलिमेंट है वो भी आएंगे। जो आपका मैंने नागिन टाइप का बनाया था ना, उसमें ओनली बी के एलिमेंट आएंगे। जो बीच वाला पोर्शन था उसमें कॉमन एलिमेंट आएंगे, और जो मैंने डॉटेड करके समझाया था उसमें ओनली ए के एलिमेंट आएंगे। तो वेन डायग्राम को थोड़ा समझ लो अच्छे से, तो आपका क्लियर हो जाएगा फिर। ठीक है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन बताना है आपको। चलिए देखते हैं। जैसे जी वाला क्वेश्चन है आपका, देखिए उन्होंने कहा इन आ ग्रुप ऑफ 1000 पर्सन, किसी ग्रुप में 1000 पर्सन है, तो टोटल पर्सन कितने हैं 1000। ठीक है, 750 कैन स्पीक इंग्लिश, 400 कैन स्पीक हिंदी। मतलब दो प्रकार के लोग हैं, जिसमें हिंदी भी बोलने वाले हैं और इंग्लिश बोलने वाले भी हैं। तो मैंने एक ऑप्शन बना दिया काय का, इंग्लिश का, और दूसरा बना दिया मैंने हिंदी का। दो टाइप के मैंने सेट लिए। एक सेट आपका है हिंदी बोलने वालों का,
और एक सेट है आपका इंग्लिश बोलने वालों का। अब देखा जाए टोटल पर्सन आपका कितना है, 1000। ठीक है, 750 कैसा है, कैन स्पीक इंग्लिश, मतलब जो 750 को इंग्लिश बोलता है, और 400 कैन स्पीक हिंदी, और 400 पर्सन ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं। अगर मैं इन हिंदी और इंग्लिश वाले पर्सन का अगर टोटल करूंगा, तो आप लोग टोटल करेंगे 750 और 400 का, तो कितना आ रहा, 1150, मतलब 1150। अब सोचने वाली बात ये है कि टोटल पर्सन आपके पास 1000 है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश के बोलने वाले जो पर्सन है उनका अगर मैं सम करता हूँ, मैं उनको ऐड करता हूँ, तो आपके पर्सन हो रहा है कितना, 1150। इसका मतलब 1150। तो अब टोटल है कितना अपने पास, 1000 लोग, और हिंदी और इंग्लिश बोलने वालों को जब मैंने ऐड किया तो हो रहा है कितना, 1150, 1150। इसका मतलब क्या है कि 150%, मतलब 150% कैसे है, एक्स्ट्रा में है, मतलब अतिरिक्त हो रहे हैं आपके। अब जो एक्स्ट्रा पर्सन है, तो एक्स्ट्रा तो कोई है नहीं, तो एक्स्ट्रा पर्सन केवल, अब एक्स्ट्रा पर्सन होने का रीजन क्या है यहाँ पे, भाई टोटल आप लोग कितने लोगों का सर्वे कर रहे हैं या कितने लोगों के ग्रुप में देख रहे हैं, 1000 पर्सन के ग्रुप में बात कर रहे हैं। अब 1000 पर्सन के ग्रुप में आपने देखा कि इन 750 ने क्या बोला, इंग्लिश बोला, इन 400 ने क्या बोला, हिंदी बोला। जब हिंदी और इंग्लिश का टोटल किया तो बोला 1150 है, टोटल कितनी, 1000, मतलब यहाँ पे 150 लोग अतिरिक्त है, ये 150 लोग आपके एक्स्ट्रा में है। अब एक्स्ट्रा पर्सन कैसे हो गए, सोचने वाली बात ये है कि एक्स्ट्रा में पर्सन कैसे हो गए, तो उसका एक्स्ट्रा पर्सन होने का रीजन समझो क्या है। देखो ऐसा है कि जो हिंदी बोलते हैं, हो सकता है वो इंग्लिश भी बोलता हो, भाई ऐसा तो नहीं है कि हिंदी बोलने वाला इंग्लिश ना बोलता हो, या फिर जो इंग्लिश बोलता है हो सकता है वो हिंदी भी बोलता हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें क्लियर है कि कुछ पर्सन ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते होंगे। तो जब वो दोनों बोलते होंगे तो इनकी अभी अगर फिलहाल में अगर यहाँ पे बात करेंगे, तो मैं यहाँ पे अगर देखूंगा तो यहाँ पे ये इंग्लिश बोलने वालों की बात हो रही है। ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने कि वो इंग्लिश के बाद हिंदी नहीं बोलता है। कहने का मतलब क्या है कि जो इंग्लिश बोलने वाले 750 पर्सन है, उनमें से कुछ ना कुछ क्या बोलते होंगे, हिंदी। और जो 400 हिंदी बोलने वाले पर्सन है, उनमें से कुछ ना कुछ क्या बोलते होंगे, इंग्लिश। तभी जाके वो कॉमन एलिमेंट हो रहे हैं। कैसे एलिमेंट हो रहे हैं, कॉमन, मतलब कॉमन इन द सेंस वो ऐसे एलिमेंट है जो हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं। वो ऐसे एलिमेंट हैं जो हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश, मतलब वो दोनों लैंग्वेज को बोल सकते हैं, बाईलैंग्वेज है। तो वो दोनों लैंग्वेज जब बोल सकते हैं तो वो पर्सन कैसे हुए, एक्स्ट्रा में जा रहे हैं। तो आप हमेशा याद रखना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है और टोटल पर्सन आपके पास हो, मतलब एक कोई सर्वे वाला क्वेश्चन हो या ग्रुप वाला क्वेश्चन हो, अगर देखा जाए जैसे ग्रुप है उसमें हिंदी इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं, हो सकता है चाय कॉफी पीने वाले लोग हों, हो सकता है कि सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले टीचर हो। तो जब वो ग्रुप से एक्स्ट्रा में एलिमेंट निकल रहे हो, तो ग्रुप से एक्स्ट्रा में एलिमेंट निकलने का मतलब है कि जितना एलिमेंट जो एक्स्ट्रा में जा रहा है वो कॉमन एलिमेंट हो जाएगा। कॉमन इन द सेंस, कॉमन एलिमेंट का मतलब है वो एलिमेंट होंगे जो दोनों को फॉलो करते होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि टोटल पर्सन कितने थे, 1000। यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है, 1150। इसका मतलब यहाँ पे जो 150, मतलब 150 जो एक्स्ट्रा में है, वो पर्सन है जो दोनों लैंग्वेज को बोलता है। बात क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 में 150 पर्सन ऐसे हैं जो हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इंग्लिश का टोटल कितना था, 750। 750 में 150 यहाँ चला गया, है तो पूरा इंग्लिश वाला ही है। अब टोटल इंग्लिश में कितना होना चाहिए, 750, 150 आपका कॉमन में चला गया, तो इंग्लिश का बचा कितना, 600 बचा। टोटल देखो 750 हो रहा है आपका। इसके बाद हिंदी का टोटल कितना है, 400। उन 400 में 150 यहाँ चला गया। जब 150 यहाँ आ गया तो इसका मतलब क्या है कि अब हिंदी ये पूरा है, पूरा हो तो हिंदी ही रहा ना। ठीक है, तो हिंदी में 150 यहाँ चला गया, तो अब हिंदी में बचा कितना, 400 में 150 यहाँ चला गया, तो 250 यहाँ बचा। अब देखो आंसर चेक करने का तरीका कि जो हम लोगों ने वेन डायग्राम बनाया है वो सही बना या नहीं बना। तो हम तीनों का टोटल करके देखेंगे, 600, 150, 250, इन तीनों का टोटल अगर इसके इक्वल आता है, मतलब टोटल एलिमेंट के बराबर आता है, तो मतलब आपका वेन डायग्राम सही फॉलो हो रहा है। तो देखो इन दोनों को ऐड करूँ, 400, 400 में 600 ऐड करो, 1000,
तो 1000 के बराबर हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि आपका ये वेन डायग्राम सही बना। अब देखना क्या है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया। तो क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि हाउ मेनी पर्सन कैन स्पीक हिंदी ओनली, मतलब वो पर्सन पूछे गए हैं जो हिंदी अकेले को बोलते हैं। तो ये वाला पोर्शन जो होता है, ये वाला पोर्शन आपको मैं बता चुका हूँ, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वो पोर्शन होता है जिसमें केवल मतलब हिंदी वाले, मतलब अगर यहाँ पे बी होता तो बी वाला होता, अगर यहाँ ए होता तो ओनली ए वाला होता। तो अपन को चाहिए कौन सा, स्पीक हिंदी ओनली। तो ओनली हिंदी वाला चाहिए ना, तो हिंदी वाला पोर्शन यही है। और ओनली हिंदी में कितने पर्सन आ रहे हैं, 250। अगर सपोज करो इसमें पूछ लिया जाता कि दो पर्सन बताइए जो दोनों लैंग्वेज बोलते हो, तो कॉमन में दोनों का मतलब कॉमन, तो कॉमन में कितना आ रहा है 150। तो आंसर कितना हो जाता है 150। अगर वो पूछ लेते आपसे कि कितने पर्सन ओनली इंग्लिश बोलते हैं, तो ओनली इंग्लिश में कितना आ रहा है 600। तो अभी फिलहाल में अपन से पूछा क्या गया, हाउ मेनी पर्सन कैन स्पीक हिंदी ओनली, मतलब कितने पर्सन ओनली हिंदी बोलते हैं, कितने पर्सन ओनली हिंदी बोलते हैं। तो ओनली हिंदी का कितना आया 250 आया आपका। अगर ओनली इंग्लिश पूछता तो 600 आता, और बोथ बोलता तो कितना आता 150 आता। चलिए समझ लीजिए एक बार अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इन ग्रुप 52%, किसी ग्रुप में 52% है, ये आपका ग्रुप है, इस ग्रुप में कितने पर्सन है 52% है, ठीक है। 16 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, वाई 33 ड्रिंक टी, हाउ मेनी पर्सन ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी। ठीक है, तो यहाँ पे दो प्रकार के लोग हैं इस ग्रुप में, एक तो चाय टी लवर है और एक कॉफी लवर है। दो टाइप के पर्सन हैं, कॉफी पीने वाले हैं और चाय पीने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने टोटल ग्रुप कितने लोगों का बताया, 52% का ग्रुप है। इसमें 16 कैसे हैं जो ओनली चाय पीते हैं, कॉफी नहीं पीते हैं। तो जो 16 है ना आपका ओनली टी का है, ओनली टी का है, तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, वाई 33 ड्रिंक टी, टोटल टी कितने लोग पीते हैं 33, ओनली टी कितने पीते हैं 16। तो इसका मतलब है इस पूरी इसमें रिंग में, ये टी वाली रिंग में कितने पर्सन होने चाहिए 33। अब 33 होने चाहिए, लेकिन इसमें 16 कैसे हैं ओनली टी वाले हैं। तो इसका मतलब है जो बचे हुए 33 में जो 16 है वो ओनली टी पीते हैं, और जो 33 टी वाले हैं, जो 33% जो चाय पीते हैं, तो उनमें कुछ पर्सन ऐसे जरूर होंगे जो कॉफी पीते होंगे, क्योंकि उन 33 चाय वालों में केवल चाय 16 लोग पीते हैं। अब जब केवल चाय 16 लोगों ने पी, तो बाकी लोगों ने साथ में, बाकी लोग कैसे होंगे, चाय के साथ साथ कुछ और पीते होंगे, तो कुछ और क्या है यहाँ पे कॉफी है, इसका मतलब चाय के साथ कॉफी पीते हो। तो टोटल 33 लोगों में 16 ने केवल कॉफी पी, सॉरी चाय पिया। टोटल 33 जो चाय वाले हैं उन्होंने 16 ने केवल चाय पिया, बाकी जो बचे हुए हैं उन्होंने चाय के साथ क्या पी होगी कॉफी। तो 16 में से आपका, सॉरी 33 में से 16 केवल चाय वाला अलग निकल गया, तो बाकी 17 और बचा आपका। तो टोटल कितना हो गया आपका 33। तो चाय में कितना आया 33 आया नहीं आया। तो इसको इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया, टोटल चाय में कितना था 33 था, इसमें 16% केवल चाय पीता है, ठीक है। तो केवल चाय में कितना चला गया 16, अब 33 में केवल 16 चाय में चला गया, तो बाकी जो 17 बचा है तो वो काय में चला जाएगा कॉमन में, क्योंकि टोटल चाय में कितने बनाने हैं अपन को 33 करने हैं। जब चाय में 33 करने हैं तो 16 आपका काय में चला गया, ओनली चाय में चला गया, 17 काय में चला गया कॉमन में चला गया, मतलब चाय के साथ साथ कॉफी भी पीता है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, टोटल कितना पर्सन है 52, टोटल पर्सन कितना है 52। अब 52 में 33 आपका यहाँ निकल गया, बात समझना, 52 में 33 आपका यहाँ निकल गया। अच्छा, अब इस वाली रिंग में कितना बचा होगा आपका ये बताइए, मतलब इन तीनों का टोटल इसके बराबर होना चाहिए, ओनली इसका, ओनली इसका और कॉमन, इन तीनों का टोटल इसके बराबर होना चाहिए। तो 16 यहाँ चला गया, 17 यहाँ चला गया, अब इस 52 में से 16 और 17 जब निकल गया, मतलब 33 निकल गया, तो कितना बचा आपका 19 और बचा। अब जो 19 बचा वो 19 काय में चला गया, ओनली कॉफी काय में चला गया,
ओनली कॉफी। ठीक है, ये 16 क्या है? ओनली टी। और ये 17 क्या है? बोथ, मतलब चाय एंड कॉफी दोनों पीते हैं। अब चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया, हाउ मेनी पर्सन ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी, मतलब ऐसे कितने लोग हैं जो चाय तो पीते, सॉरी कॉफी तो पीते लेकिन चाय नहीं, मतलब ओनली कॉफी। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में पूछ लिया जाता कितने पर्सन हैं जो दोनों पेय पदार्थ पीते हैं, पेय पदार्थ मतलब शुद्ध हिंदी हो गया आपका, पेय पदार्थ मतलब चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं, मतलब कितने लोग हैं? 17। इस क्वेश्चन एक तरीके से और आ जाता है, पूछ लिया जाए ओनली टी एंड ओनली कॉफी, तो इसका कितना हो जाए? ओनली टी, ओनली टी कितना है? 16। ओनली कॉफी कितना है? 19। जी आंसर आ जाता है आपका। तो समझना है, सबसे सिंपल तरीका है बेल डायग्राम का। अगर आप बेल डायग्राम बनाना सीख गए हैं तो बड़ा आसान खेल है इनको सॉल्व करने का। चलिए क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। देखिए, इन आर स्कूल देयर आर 20 टीचर हु कैन टीच आइदर मैथमेटिक्स और फिजिक्स, मतलब एक स्कूल में 20 अध्यापक ऐसे हैं जो या तो मैथ पढ़ाते हैं या फिजिक्स। और लगा है, मैं आपको समझा चुका हूँ, और का मतलब है यूनियन, मतलब टोटल बात हो रही है। टोटल कितने लोग हैं? 20। चलिए, कितने, कौन कौन से सब्जेक्ट के टीचर हैं? मैथ और फिजिक्स। चलिए, देर आर 12 टीचर हु टीच मैथमेटिक्स, मतलब 12 टीचर के क्या पढ़ाते हैं? मैथ पढ़ाते हैं। देर आर 9 टीचर हु टीच बोथ मैथ एंड फिजिक्स। अच्छा, जो 12 टीचर है ना, 12 टीचर है, वो आपका मैथ पढ़ाते हैं। जो 9 टीचर ऐसे हैं वो दोनों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो पहले कॉमन वाला लिखो, 9 कॉमन में चला गया, टोटल 20 है। मैथ का टोटल कितना है? 12। 12 में 9 कॉमन में चला गया, तो ओनली मैथ में कितना बचा आपका? 3 बचा। बात समझिए, तो टोटल 20 टीचर हैं जो मैथ और फिजिक्स पढ़ाते हैं। मैथ और मतलब यूनियन, यूनियन मतलब टोटल की बात होती है। ठीक है, उसमें 9 टीचर ऐसे हैं जिन्होंने मैथ और फिजिक्स दोनों को पढ़ाया, बोथ। तो बोथ में कितना आ गया? 9 आ गया। बात समझे ना, बोथ में कितना आया? 9 आया। ठीक है। अच्छा, मैथ का टोटल कितना है? 12 है। 12 में कॉमन कितना है? 9 टीचर। अब टोटल मैथ का है कितना? 12। 12 में 9 टीचर कैसा है? कॉमन है। तो ओनली मैथ में कितना बचा? 3 बचा। टोटल टीचर कितना होना चाहिए? 12। ये इतना यहाँ पे कितना हो गया? 12। तो ओनली फिजिक्स में कितना बचा आपका? 8 बचा ना। तो उन्होंने कहा नंबर ऑफ टीचर हु टीच फिजिक्स। अब उन्होंने फिजिक्स के टीचर की बात की, ओनली फिजिक्स नहीं, टोटल फिजिक्स। ओनली फिजिक्स क्या था? तो आंसर कितना होता? 8 आता। लेकिन उन्होंने ओनली फिजिक्स नहीं कहा, उन्होंने टोटल फिजिक्स बोला। तो टोटल फिजिक्स में कितना आया? 9 प्लस 8, मतलब कितना आया? 17 टीचर ऐसा है जो आपका क्या पढ़ाता है? फिजिक्स पढ़ाता है। ठीक है, तो क्लियर होगा। वेन डायग्राम आप लोगों ने, अगर आपको यहाँ पे दिक्कत आ रही होगी तो आप लोग अपने वो तरीके जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूले बेस लिखवाए थे आपको, तो उससे आप लोग कर सकते हो। वैसे मुझे लगता है कि वेन डायग्राम से अगर करना सीख जाओगे तो ज़्यादा सही रहेगा आप लोगों के लिए। तो वेन डायग्राम को प्रैक्टिस में लाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और अगर आपको वेन डायग्राम नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप लोग ना वो प्रीवियस ईयर इन द सेंस आपका 11th वाला तरीका आप लोग यूज कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि वेन डायग्राम ज़्यादा सुटेबल रहेगा आप लोगों के लिए। तो इतना ध्यान रखेंगे, जो कॉमन वाला पोर्शन वो इंटरसेक्शन होता है, और जी ओनली पहला वाला सेट, ओनली बाद वाला सेट। तो समझ लीजिए, हमें लगता है कि ये वाला सफिशियंट है करने के लिए, लेकिन फिर भी आप लोग कर सकते हैं। इसलिए शॉर्ट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया। ए सबसेट ऑफ बी, कहने का मतलब क्या हुआ? ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर है? बी के अंदर है। अपन को फाइंड आउट करना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। आपने डिमोर्गन लॉ पढ़ा होगा, और डिमोर्गन लॉ में मैंने आपको बताया था कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को हम लोग लिख सकते हैं ए यूनियन बी का होल डैश। आपको शायद याद होगा, इसको क्या लिखूंगा? ए यूनियन बी का होल डैश। चलिए, मैंने जब आपको डिडक्शन पढ़ाया था, डिडक्शन ऑफ यूनियन, डिडक्शन ऑफ इंटरसेक्शन, जब मैंने आपको डिडक्शन पढ़ाए थे तो मैंने वहां पे बताया था कि अगर कोई सेट ए बी का सबसेट है, मतलब कहने का ए के सारे एलिमेंट यदि सेट बी के अंदर है,
कोई सेट ए है, उसके सारे एलिमेंट किसके अंदर है, बी के अंदर है। तो उसके लिए मैंने बताया था, जब मैं उसका यूनियन फाइंड आउट करता हूँ तो ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर है, बी के अंदर है। तो मतलब बी एक ऐसा सेट है जिसमें बी तो इंक्लूड है, बी के साथ साथ उसमें क्या इंक्लूड होगा, ए भी इंक्लूड होगा। तो इसका जो यूनियन था वो किसके बराबर था, बी के बराबर था। अब इस पर बाहर क्या लगा है, डैश लगा है, तो ये आंसर किसके बराबर आया आपका, बी डैश के बराबर आया। आई रिपीट, सेट ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर है, बी के अंदर है। जैसे मान लीजिए कोई सेट ए है 1,2 और एक सेट बी है 1,2,3। ए किसके अंदर है, बी के अंदर है। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा तो 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा, मतलब ये आपका बी के बराबर आ गया। तो वही चीज यहाँ पे है, ए के सारे एलिमेंट किसके अंदर है, बी के अंदर। सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है। तो जब मैं इन दोनों का सॉरी सॉरी यूनियन निकालूंगा, तो जब मैं इसका यूनियन निकालूंगा तो उसमें क्या आएगा, 1 2 3 सारे के सारे एलिमेंट आएंगे। यूनियन का मतलब होता है दोनों को एलिमेंट लेना होता है, चाहे वो कॉमन हो चाहे कॉमन ना हो। तो किसके बराबर आया, बी के बराबर आया। तो ये बी के बराबर आया, बाहर क्या लगा पड़ा था, डैश। तो ये किसका क्या बन गया, आपका बी डैश। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, आपका बी वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्या कहा उन्होंने कि फोर एनी सेट्स ए एंड बी, दो कोई सेट है ए और बी। उन्होंने कहा कि ए से ए माइनस बी को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ए माइनस बी का मतलब होता है ओनली ए। बात समझे ना, इसका मतलब हुआ ओनली ए। मान लीजिए ये सेट आपका ए है और ये आपका बी है। बात समझ ना, ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका जी वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये है ओनली ए। ओनली ए बोल सकते हो या ए माइनस बी बोल सकते हो। अब ए सेट से ओनली ए मतलब ए माइनस बी को यदि आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका केवल ए में जे वाला पोर्शन बचेगा। बात समझ ना, इस पूरे ए से, ये पूरा सेट ए है, ए से इस वाले सेट को अलग करोगे ओनली ए वाले को, तो जे वाला सेट बचेगा। तो इस वाले सेट को क्या बोलोगे, इंटरसेक्शन बोलोगे ए और बी का। क्या बोलोगे, ए इंटरसेक्शन बी। ये पूरा सेट ए है, ओनली ए को मैंने अलग किया तो आपका कॉमन वाला तो बचेगा ना, जो बी के साथ कॉमन है। ओनली ए को अपन को क्या करना है, अलग करना है। तो ए से जब ओनली ए को अलग करेंगे तो कॉमन वाला पर एक पोर्शन बचेगा, और कॉमन वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो इस ए से जब ओनली ए को अलग करेंगे तो ए और बी का क्या बचेगा, कॉमन वाला पोर्शन आपका बचेगा। चलिए आगे देखते हैं। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। कोई सेट ए है, कर्ली ब्रैकेट 1,2 और कर्ली ब्रैकेट फिर से 3,4 और ब्रैकेट क्लोज हो गया आपका। तो इस वाले क्वेश्चन को मैं, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में करवाया भी था। यहाँ पे बच्चे सोचते हैं कि सर यहाँ पे तो चार एलिमेंट है, लेकिन मैंने क्या बोला था, जब कर्ली ब्रैकेट के अंदर फिर से कोई कर्ली ब्रैकेट आता है तो वो एक एलिमेंट की तरह एक वर्क करता है। तो इस वाले ब्रैकेट में आपके कितने एलिमेंट हैं, एक, दो और तीन। ये पूरा एक एलिमेंट का काम करेगा। कितने एलिमेंट है, तीन एलिमेंट है। ठीक है, तो एक एलिमेंट क्या है, 1 है, एक 2 है, एक 3,4 इन कर्ली ब्रैकेट। मतलब ये पूरा एक एलिमेंट का काम करेगा। ये पूरा काय का काम करेगा, एलिमेंट का। तो यहाँ पे तीन एलिमेंट है, एक आपका 1 है, एक आपका 2 है, एक 3,4 इन कर्ली ब्रैकेट, मतलब पूरा ब्रैकेट सहित एलिमेंट का काम करेगा। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है, आपके तीन एलिमेंट है। ठीक है, चलिए पहले एलिमेंट उन्होंने पहला ऑप्शन बोला 3 बिलोंग कर रहा है ए में, तो 3 अकेला कोई यहाँ पे एलिमेंट नहीं है, तो ये तो आपका गलत हो गया। 1 बिलोंग कर रहा है ए में, बिल्कुल सही बात है क्योंकि 1 ए के अंदर है। 5 यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है तो ये भी गलत हो गया। 4 अकेला यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है तो ये वाला भी आपका गलत हो गया। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हुआ, आपका बी वाला ऑप्शन सही हुआ, 1 बिलोंग कर रहा है पहले ए में। चलिए, लेट ए बी द सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। जो ए है वो नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सेट है। नेचुरल नंबर के स्क्वायर का क्या है, सेट है। मतलब कहने का, नेचुरल नंबर से 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 अप टू 7। कहने का मतलब क्या है कि जो ए है वो इस प्रकार का सेट है जिसमें नेचुरल नंबर का स्क्वायर इन्वॉल्व है। जैसे 1 है, 1 का स्क्वायर है, ठीक है, 4 है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर।
ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा कि इन नंबर्स में से कोई एक्स और वाई दो नंबर हैं जो इसी सेट में से अपन को उठाना है, इसी सेट से इन्वॉल्व किए जा रहे हैं। एक्स को भी कहाँ से लिया जा रहा है, ए से, और वाई को भी कहाँ से लिया जा रहा है, ए से। तो उन्होंने क्या बोला है कि इन दोनों को यदि ऐड करोगे तो क्या वो ए में होगा, तो चेक कर लेते हैं। चलो इसी से चेक करते हैं। 1 और 4 को यदि ऐड करते हो तो 5 हो रहा है। 1 और 4 को ऐड करते हो तो क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। और 5 किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है। जब 5 किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है तो वो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा। कहने का मतलब है कि उन्होंने क्या कहा कि ए जो सेट है वो इस टाइप का सेट है, वो नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सेट है। ठीक है, उसी सेट से किन्हीं दो एलिमेंट को उठाया, उन दोनों को ऐड किया। अब ऐड करने के बाद जो टोटल नंबर आएगा क्या वो ए में बिलोंग करेगा, तो चेक कर लो ना। 1 और 4 को उठाया मैंने, 1 और 4 को उठाया तो कितना हुआ, 5। अब 5 क्या इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा उठा लीजिए, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 1 और 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे -3 आएगा। क्या इसके अंदर -3 इन्वॉल्व होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसको भी अलग कर दो। इसके बाद बात करेंगे एक्स अपॉन बाई की। बात करेंगे एक्स अपॉन बाई की। 1 में 4 का डिवाइड करोगे तो 1/4 आएगा। वो 1/4 किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं होता, मतलब ए के अंदर नहीं आने का। ए के अंदर नहीं आने का, तो इसका मतलब जे भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तो वही नंबर इन्वॉल्व होने हैं, यहाँ तो वही नंबर इन्वॉल्व हो सकते हैं जो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो। ठीक है, तो मैंने ऐड किया 1 और 4, 5। 5 किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। इनको सब्ट्रैक्ट किया, -3 आया, -3 किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है। इनका डिवाइड किया, 1/4 आया, 1/4 किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है। इनका मैंने प्रोडक्ट किया, और जो प्रोडक्ट किया तो इससे मैंने 1 और 4 का प्रोडक्ट किया, 4 इन्वॉल्व है। 1 और 9 का प्रोडक्ट किया, 9 इन्वॉल्व है। 4 × 9, 9 4 या 36, 36 भी इन्वॉल्व होगा क्योंकि 36 6 का स्क्वायर है। 16 और 9 144 हो रहा है। 144 भी इसमें इन्वॉल्व होगा क्योंकि 144 12 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे वो सारे नंबर इन्वॉल्व होंगे जो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर बनेंगे। और एक चीज याद भी रखना है, अगर किन्हीं दो नेचुरल नंबर के स्क्वायर को ऐड करोगे तो वो किसी न किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर ही बनेगा। दो नेचुरल नंबर के स्क्वायर को, जैसे सी समझ लीजिए, मान लीजिए ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, और ए और बी अगर नेचुरल है तो ए बी का ऐसे होल स्क्वायर लिखोगे। तो दो नेचुरल का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो आपका क्या आएगा, नेचुरली आएगा, नहीं आएगा। तो ये नेचुरल का स्क्वायर बन गया, नहीं बन गया। मैंने क्या बोला, ए नेचुरल बी नेचुरल, दोनों का स्क्वायर मैंने बाहर लगा दिया। नेचुरल का नेचुरल से प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, नेचुरली आएगा ना। तो ये भी नेचुरल का स्क्वायर हो गया, नहीं गया। तो इसका मतलब प्रोडक्ट नेचुरल का स्क्वायर होता है, और नेचुरल का अगर स्क्वायर है तो ए में बिलोंग करेगा। इसका मतलब डी ऑप्शन आपका कैसा होगा, सही होगा। चलिए अब बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन आपका है, लास्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर टू स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट में कौन सा सही है। पहला वाला क्या है, ए यूनियन बी का डैश, ए डैश यूनियन बी डैश के बराबर होता है, बिल्कुल गलत है। डिमोर्गन में मैंने बताया था अगर अलग अलग डैश करोगे तो यहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा। चलिए आगे क्या बोला, ए यूनियन बी का होल डैश, इंटरसेक्शन अगर आता है तो दोनों पे डैश लगा होना चाहिए, ए पे डैश नहीं लगा तो ये वाला भी गलत हो गया। यूनियन, अब यहाँ पे क्या है, ए यूनियन बी का डैश, तो अगर इनको अलग अलग करना है तो बीच में क्या आना चाहिए, इंटरसेक्शन आना चाहिए, और बी पे क्या आना चाहिए, डैश आना चाहिए। बिल्कुल गलत है क्योंकि ना तो यहाँ इंटरसेक्शन है ना यहाँ पे बी पे डैश है। जब तक ये दोनों चीजें यहाँ इन्वॉल्व नहीं होंगी तो ये भी गलत है, क्योंकि डिमोर्गन लॉ मैंने आपको बताया था, ए यूनियन बी का होल डैश क्या था, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो मान लीजिए इंटरसेक्शन पर होल डैश लगा है तो यूनियन पे अलग अलग डैश हो जाएगा। तो इन दोनों में कहीं मैच नहीं हो रहा, लेकिन ये वाला आपका पूरा का पूरा मैच हो रहा पहले वाले से, तो इसके लिए आपका डी ऑप्शन सही होगा। तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, अगर आप थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को थ्योरिकल क्वेश्चन को तैयार करने की जरूरत है। जो आपका थ्योरिकल क्वेश्चन है वो थोड़ा सा तैयार करिएगा। और अगर आपको बेन डायग्राम से दिक्कत हो रही है तो आपने प्रीवियस ईयर मतलब 11th के का जो कंटेंट है आपका वो न्यूमेरिकल वाला, उससे आप लोग तैयार कर सकते हैं। चलिए आप लोग सब थ्योरी को तैयार करिएगा, फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो मैंने आपको अपना नंबर किसी लेक्चर में दे रखा है, और जिसके पास नहीं है तो इस नंबर पर मैसेज करके अपने क्वेश्चन के डाउट क्लियर कर सकते हैं।
इस नंबर पे मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकता है। चलिए आपका सेट थ्योरी को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। बाद बाकी आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पे आप मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं, और मैं आपका नया टॉपिक मतलब अगला लेक्चर जो होगा वो आपका रिलेशनल फंक्शंस का होगा। चलिए, ओके बाय।